Friends, once again, welcome to the Gateflix. So, as we have discussed earlier in our subject introduction video, कि हम आगे सबसे पहला हमारा डिस्कशन होगा कि जो सब्जेक्ट हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारे लिए कि जो सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है, इसका प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस क्या है पढ़ने का, और फिर इसका पढ़ने का ये है क्या और इसका पढ़ने का एम क्या है। अगर ये हम कुछ चीजें क्लियर कर लेंगे तो पूरा जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी है वो बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स आया, कैसे कैसे लोगों ने सोचा, थर्मोडायनेमिक्स क्या है और इसका पढ़ने का एम क्या है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं सबसे पहले। अच्छा, पहले चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हो, आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो या आप अगर केमिकल इंजीनियरिंग हो या बहुत सारे डिपार्टमेंट में एरोफिजिक्स हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स आता है। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है, दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इट इज द सब्जेक्ट या इट इज द कॉन्सेप्ट यू कैन से दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ह्यूमन मैनकाइंड। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में कि ये जो सब्जेक्ट है ये ऐसी ऐसी चीजों को बताया है, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो पूरे वर्ल्ड को में रिवॉल्यूशन लेकर आ गए थे। जैसे कि आपने सुना होगा एनर्जी, एंट्रोपी, और आप थोड़ी देर में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पूरी दुनिया को गवर्न करने वाला जो इक्वेशन है वो एंट्रोपी है। मतलब एंट्रोपी को जान के मतलब पूरे नेचर कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, नेचर क्यों ऐसा कर रहा है। यानी कि अगर मैं चाय सिंपल रखता हूँ अपने टेबल पे तो चाय कुछ टाइम के बाद ठंडा क्यों हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो आप जान जाओगे विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि आप अगर थर्मोडायनामिक्स की वीडियो को देख रहे हो अच्छे तरीके से, इसको समझ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपको ये जो सब्जेक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब्जेक्ट ना रहे तो केवल मैकेनिकल नहीं, बहुत सारे चीजों में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, अगर मैं पूछूं या आपसे कभी कोई भी पूछ लेता है कि थर्मोडायनामिक्स जो सब्जेक्ट है वो कब आया और क्यों आया, कैसे आया, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बहुत पहले अगर मैं बात करूं 1712 में, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था थॉमस न्यूकमैन। ठीक है, उन्होंने एक हीट इंजन बनाया, उन्होंने एक स्टीम इंजन बनाया, यानी कि सबसे पहला जो स्टीम इंजन था वो 1712 में थॉमस न्यूकमैन ने बनाया था। ठीक है, अब वो एक्चुअली क्या कर रहे थे, वो कोल माइंस थी वहां पे, और कोल माइंस में वहां पे उन्होंने मशीन को लगाया था। क्योंकि आपको पता है कि जब जरूरत पड़ता है तभी कुछ ना कुछ हम लोग चीजें बनाते हैं, और उसी को हम फिर बाद में मतलब उसी को हम बोलते हैं इन्वेंशन हुआ, डिस्कवर हुआ, जो भी बोलते हैं। यानी कि वहां पर जरूरत क्या थी कि अगर जब माइनिंग किया जा रहा था तो पानी वानी निकल रहा था, और जब पानी वानी निकल रहा था तो हमने वहां पे जब पानी निकल रहा था तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था, जो ऐसा कोई मशीन बनाया हमें चाहिए था जो उसको निकालने के लिए हमारी हेल्प करे। तो फिर उसके बेसिस पे थॉमस न्यूकमैन ने स्टीम इंजन बनाया, और उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो कोल है वो बहुत एनफ है, उस कोल को मैं एज ए इनपुट यूज करके स्टीम बना दूंगा मैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर को अगर मैं हीट देता हूं विद द हेल्प ऑफ कोल तो डेफिनेटली कोल बर्न होने के बाद उसको स्टीम बनाएगा। यानी कि अगर मैं स्टीम इंजन का मतलब क्या है कि अगर मैं उसको इनपुट एज ए स्टीम दे रहा हूं तो मैं वहां से आउटपुट वर्क की तरह निकाल लूंगा। तो हमारा जो मेन मोटिव था, जो 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 थॉमस न्यूकमैन का मेन मोटिव था कि हीट देकर किसी डिवाइस पे उसको वर्क में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, एक स्टीम इंजन बना दिया। लेकिन अगर आप देखो, जनरली आप किससे पूछते हो कि स्टीम इंजन किसने बनाया है, तो सब लोग बोलेंगे क्या, वॉट, जेम्स वॉट। क्यों? क्योंकि वो फेमस नहीं हुआ था थॉमस न्यूकमैन का इंजन। और कभी कोई भी चीज फेमस कब होती है, जब कोई 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 कुछ एक्स्ट्रा आप चीजें करते हो, कुछ रिकॉर्ड ब्रेक करते हो, या कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीजें करते हो जो पूरे दुनिया में फैलती है, तो आप बहुत फेमस हो जाते हो। तो थॉमस न्यूकमैन ने जो स्टीम इंजन बनाया था, उस स्टीम इंजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस स्टीम इंजन का एफिशिएंसी बहुत कम था, अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास एफिशिएंसी था। लेकिन थॉमस न्यूकमैन उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं कोल माइंस में उस इंजन को यूज कर रहा हूं तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि मेरे पास इनपुट तो अनलिमिटेड है, मेरे पास जो इनपुट है कोल है वो तो बहुत सारा है, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उस कोल माइंस के अलावा मैं उस डिवाइस को यूज नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसका एफिशिएंसी बहुत कम था। तो पहले तो बहुत सारे लोगों ने उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों को पता चला कि नहीं सर ये गलत नहीं है, तो लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं कि ये जो डिवाइस बनी है स्टीम इंजन, इस डिवाइस को थोड़ा इंप्रूव करते हैं, इस डिवाइस को थोड़ा इंप्रूव करके हम भी अपना कुछ काम कर लेते हैं। तो हुआ ऐसा कि लोगों ने बोला कि चलो ठीक है डिस्कस करते हैं। अब करना क्या है, डिवाइस तो बन गई है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डिवाइस का एफिशिएंसी बहुत कम है। अब जो डिवाइस का एफिशिएंसी बहुत कम है, तो हमारा मेन एम क्या हो गया कि अब इस डिवाइस की एफिशिएंसी को बढ़ाना है।
अब उस डिवाइस की एफिशिएंसी को बढ़ाया कैसे जाए? तो एफिशिएंसी का मतलब हमें पता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या है? एफिशिएंसी है। तो अगर मैं सपोज किसी डिवाइस को इनपुट दे रहा हूं और उस डिवाइस से मैं आउटपुट ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो वो ज्यादा मिले, तो लोगों ने बोला कि भाई इनपुट देकर ज्यादा आउटपुट मिलेगा, वही एफिशिएंसी ज्यादा है। तो आप सबसे पहले जो इनपुट दे रहे हो, आप इनपुट क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो। तो जब आप इनपुट हीट दे रहे हो, उस हीट को तो समझ लो अच्छी तरीके से, क्योंकि हो सकता है पॉसिबल कि अगर आप हीट को समझ लिए तो डेफिनेटली आप उससे मैक्सिमाइज करके वर्क ज्यादा ले सकते हो। तो जब वर्क ज्यादा ले लिया आपने तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए लोगों ने क्या बोला, ठीक है अब हमारा मेन फोकस हो गया कि एफिशिएंसी बढ़ाना तो है ही, लेकिन एफिशिएंसी के साथ साथ अब मेरा मेन फोकस हो गया हीट को समझना। यानी कि स्टीम इंजन बन गया था माय डियर, लेकिन एक्चुअल में लोगों को हीट और वर्क के बारे में पता नहीं था। अब हीट के बारे में लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, करते 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 अच्छा मजे की बात तो ये थी कि उस टाइम तक 1712 तक, थोड़ा आगे आने तक 1740, 1745, 1750 तक ऑलमोस्ट थर्मोमीटर का डेवलपमेंट हो चुका था। यानी कि हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते थे उस टाइम तक। और जब लोगों को टेम्परेचर का मेजर कर सकते थे, जब वैसे डिवाइस का पता चला, तो लोग हीट को और टेम्परेचर को रिलेट करने लगे। तो लोगों ने बोला कि सर देखो ये जो टेम्परेचर है ना वो हीट का मेजरमेंट है। इट मींस अगर मैं किसी सिस्टम में मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और किसी सिस्टम से मैं हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब जो टेम्परेचर है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। लोग इसको समझ के खुश भी हो गए क्योंकि तब तक थर्मोमीटर के बारे में पता चल चुका था। लेकिन सर थोड़े कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ ब्लैक। ठीक है ना, जोसेफ ब्लैक आए और उन्होंने बोला कि भाई देखो जो तुम अभी हीट को और टेम्परेचर को कुछ एक जैसे समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया किसी से, और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने बताया, किसके बारे में बताया? उन्होंने स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया, यानी कि सेंसिबल हीट के बारे में बताया, और दूसरा उन्होंने लैटेंट हीट के बारे में बताया। सेंसिबल हीट का मतलब अगर आप किसी सिस्टम में हीट सप्लाई कर रहे हो तो उसमें टेम्परेचर का चेंज दिखेगा, सेंस कर पाओगे, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? सेंसिबल हीट। लैटेंट हीट का मतलब क्या हो? लैटेंट की हिंदी मीनिंग होती है छिपा हुआ, यानी कि जब आप उसमें किसी सिस्टम में हीट सप्लाई कर रहे हो तो उसमें टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर जब चेंज होगा तो आप फील कर पाओगे। मैं यहाँ पे अगर आंख बंद करके बोलूं कि रूम का टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री है, और अगर रूम का टेम्परेचर 50 भी हो जाएगा, 60 भी, जैसे 50 होता है, तो मैं आंख बंद करके भी उसको फील कर सकता हूँ, सेंस कर सकता हूँ कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर लैटेंट हीट की बात करूं तो अगर किसी सिस्टम में मैं हीट ऐड कर रहा हूं, हीट सप्लाई कर रहा हूं सिस्टम में, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, केवल और केवल फेज चेंज होगा, और फेज चेंज होगा सर तो मैं उसको सेंस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसका नाम दिया गया लैटेंट हीट। यानी कि जोसेफ ब्लैक ने बताया कि देखो भाई हीट को आप जो टेम्परेचर से रिलेट कर रहे हो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आप सिस्टम में हीट सप्लाई कर रहे हो तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप सिस्टम में हीट सप्लाई करो और सिस्टम का टेम्परेचर कुछ नहीं हो, फिर भी आप हीट तो सप्लाई कर रहे हो। तो वो जो लोगों के बीच मिसकंसेप्शन था हीट और टेम्परेचर को लेकर, उसको उन्होंने हटाया। किसने हटाया? जोसेफ ब्लैक ने हटाया। ठीक है, उसके बाद अभी भी काम चल ही रहा था। और एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आगे अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अपने सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे कि सर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी सिस्टम में हीट सप्लाई कर रहे हो तो उस सिस्टम का टेम्परेचर हमेशा बढ़े, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यानी कि इज इट ऑल्सो पॉसिबल दैट यू आर सप्लाइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग। यानी आप सिस्टम में हीट ऐड किए जा रहे हो, सप्लाई किए जा रहे हो, और सिस्टम का टेम्परेचर कम होते जा रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, तो उसके बाद जब इतना सब हो गया तो जोसेफ ब्लैक ने बता दिया कि नहीं, हीट में और सेंसिबल हीट में और लैटेंट हीट दोनों का एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि नहीं भाई देखो हीट और टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब जो लोग सोच के चल रहे थे वो थ्योरी उनकी चेंज होने लगी। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक बड़ा प्यारा चीज हुआ कि एक बड़े फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है जेम्स वॉट। तो जेम्स वॉट आए और जेम्स वॉट ने क्या बोला कि देखो भाई, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये जो न्यू कमन का हीट स्टीम इंजन था उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी। यानी उन्होंने क्या देखा कि न्यू कमन का जो स्टीम इंजन था उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी सर। प्रॉब्लम क्या था, क्यों नहीं हीट इनपुट में दे रहा हूं और हीट से मैक्सिमम वर्क क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि वहां पे एक ही सिलेंडर में मैं कंडेंसेशन भी कर रहा हूं, हीटिंग भी कर रहा हूं।
यानी एक्सपेंशन भी कर रहा हूँ, कंडेंसेशन भी कर रहा हूँ, यानी कि जो हीट जो है सर वो 70 to 75% हीट जो है वो वेस्ट चली जा रही है, उसका मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला जेम्स वाट ने कि ठीक है मैं काम करता हूँ, दोनों प्रोसेस के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर लगा देता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, दोनों प्रोसेस के लिए एक 2 सिलेंडर लगा दिया, और जैसे 2 सिलेंडर लगाया माय डियर, इसकी एफिशिएंसी तुरंत बढ़ गई। और जैसे इसकी एफिशिएंसी तुरंत बढ़ गई, यानी कि अब इस स्टीम इंजन को पूरी दुनिया में हम यूज कर सकते थे। इसलिए अगर कोई पूछता, इसलिए जो स्टीम इंजन ने 1776 टू 82 तक, 82 के आसपास जो स्टीम इंजन बनाया था, इसको बोला गया द फर्स्ट ट्रू स्टीम इंजन। ट्रू का मतलब जो प्रैक्टिकली वायबल हो सका, जो फिजिबल हो सका, जो लोग यूज कर सके, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा एफिशिएंसी तो बढ़ गई, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम वही है सर कि इसको मैं मैक्सिमम कितना बढ़ा सकता हूं। बढ़ा तो दिया जेम्स वाट ने, लेकिन जेम्स वाट बढ़ाने के बाद अब ये नहीं बोला उन्होंने कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कि लोगों ने बोला कि इसको और भी बढ़ा सकते हैं, तो चलो और बढ़ाते हैं। इतना करने के बाद अभी भी लोग हीट के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि हीट के बारे में 1782 तक भी, यानी 1780 तक भी लोग हीट के बारे में समझ नहीं पाए हैं। अब जब लोग हीट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट आया था जिसको बोलते हैं कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट, ठीक है। तो कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट का मतलब क्या था सर, कि उस टाइम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, ठीक है, कैलोरी, आपने सुना होगा कैलोरी नाम। तो कैलोरी ने बोला कि देखो मान लो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये सपोज कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, सपोज 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है और इसका टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के पास में जाएगा, तो कोई ऐसी चीज है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आ रही है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से कोई ऐसी चीज है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आ रही है। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया कि हाई से लो जो जनरली फ्लो करता है वो क्या चीज है, उसको उन्होंने बोला फ्लूइड है। जो हाई से लो फ्लो करता है वो क्या है, फ्लूइड है। तो उन्होंने बोला कि हीट इज अ फ्लूइड, उन्होंने क्या बोला कि हीट इज अ फ्लूइड विच फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी उतनी फेमस नहीं हुई थी, लेकिन उस टाइम के बड़े फेमस केमिस्ट थे जिनका नाम था लेवोजियर। अब लेवोजियर ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत सपोर्ट किया, और सपोर्ट ही नहीं, इन्होंने यहां तक कि जो फ्लूइड बताया था इन्होंने कि हीट इज अ फ्लूइड व्हिच फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और उस फ्लूइड का भी नाम रख दिया कैलोरिक। कैलोरिक, इसीलिए इसका नाम आपने सुना होगा कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट, जो बोलता है कि हीट इज अ फ्लूइड व्हिच फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। इतना होता गया। बाद में 1798 ऑनवर्ड्स एक बड़े फेमस साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रमफोर्ड। उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, और जो जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा डिटेल में वन बाय वन हर कॉन्सेप्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो रमफोर्ड ने कुछ डिस्कशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बेसिस बताया कि देखो भाई जो तुम हीट को फ्लूइड बोल रहे हो, हीट फ्लूइड नहीं है। और बाद में कुछ इस तरीके से हुआ था कि लेवोजियर को तो फांसी भी दे दी गई थी आई थिंक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। और जैसे लेवोजियर को फांसी दे दी गई थी सर, तो लेवोजियर की जो वाइफ थी, मरने के बाद जो लेवोजियर की वाइफ बची थी, जो बची मतलब जो लेवोजियर की वाइफ थी, उससे रमफोर्ड ने शादी भी कर लिया था। यानी कि उसका कॉन्सेप्ट तो दिया ही, उसका कॉन्सेप्ट तो ले ही गए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसकी वाइफ को भी लेके चले गए रमफोर्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब इसके बाद, लेकिन अभी भी माय डियर हीट को एक्चुअल में लोगों ने समझा नहीं है। तो इतना सब कुछ चल रहा था, चलने के बाद एक बड़े फेमस पर्सन जिनका नाम है कार्नोट, ठीक है ना। कई सारी बुक्स में इनको फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोला जाता है। तो कार्नोट आए और कार्नोट ने बोला कि देखो भाई तुम लोग जो जिस चीज के लिए परेशान हो उसका तुरंत सोल्यूशन उन्होंने दे दिया। उन्होंने बहुत कम एज में, आई थिंक 28 ईयर की एज में उन्होंने एक बुक पब्लिश की, और उस बुक में उन्होंने बताया कि देखो अगर आपको कभी किसी साइकिल का मैक्सिमम एफिशिएंसी लेना है, तो उस साइकिल को, मतलब किसी डिवाइस का मैक्सिमम एफिशिएंसी पता करना है, तो उस डिवाइस को कार्नोट साइकिल पे रन कराओ और मैक्सिमम एफिशिएंसी लेकर चलाओ। और सबसे मजे की बात तो ये थी सर कि जो कार्नोट साइकिल है, वो केवल जो कार्नोट साइकिल पे कार्नोट एफिशिएंसी मिल रही है, जो रिवर्सिबल एफिशिएंसी मिल रही है, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है डिवाइस की, जो साइकिल की, वो एफिशिएंसी वो टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड कर रही है। यानी अगर मैं कोई हीट इंजन या कोई स्टीम इंजन बना रहा हूं जो हायर टेम्परेचर लिमिट और लोअर टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क कर रहा है, तो जो एफिशिएंसी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है, वो केवल और केवल टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड कर रहा है। यानी लोग अभी तक सोच रहे थे कौन सा फ्लूइड चेंज कर दूं, किस तरीके से डिजाइनिंग चेंज कर दूं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाए, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं, देखो बस टेम्परेचर को चेंज कर दोगे तो आपको आपका एफिशिएंसी। और आगे हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में, जब कार्नोट साइकिल डिस्कस करेंगे तो बताएंगे वहां पे कि किस तरीके से, ऑल्दो ये
जो साइकिल है कार्नोट साइकिल पॉसिबल नहीं है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कार्नोट साइकिल हम बता सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं अदर साइकिल्स का। लाइक ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सपोज मैं कहीं जा रहा हूं, मुझे पता चला कि सर देखो इस सोर्स और इस सिंक के बीच में एक मैं डिवाइस बना सकता हूं, वो डिवाइस इतना इनपुट पे इतना आउटपुट लेगा। तो उसके लिए मेरा सबसे पहला काम होगा, मैं सबसे पहले सेटअप करने से पहले मैं सबसे पहले उसका रिवर्सिबल एफिशिएंसी निकालूंगा, और उस साइकिल का रिवर्सिबल एफिशिएंसी निकाला, और फिर मैंने अपना एफिशिएंसी निकाला कि मैं कितना इनपुट देकर कितना आउटपुट ले रहा हूं, और फिर मैं कंपेयर करूंगा। अगर जो मैंने एफिशिएंसी निकाला है सर, उस एफिशिएंसी की वैल्यू कार्नोट के एफिशिएंसी से कम है तो ओके, फिर मेरा साइकिल चल सकता है। लेकिन मैंने जो एफिशिएंसी निकाला, फाइंड किया वैल्यू, उसकी वैल्यू अगर कार्नोट एफिशिएंसी से ज्यादा हो गई या ऑलमोस्ट इक्वल भी हो गई, तो भी हमारा डिवाइस पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम कंपेयर करने के लिए मैंने यूज करते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, फिक्स कर दिया हमने कि सर देखो इस रेंज के बीच में तो मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, इससे कम आ रहा है तो आप पॉसिबल इंजन बना रहे हो। तो ऐसी चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इतना बताने के बाद, लेकिन ये आई थिंक 32 की एज में, 1828 में इन्होंने दिया था ये कार्नोट साइकिल, और 1832 में ये 32 की एज में बेचारे मर गए। इनको कॉलरा हो गया था, कॉलरा की वजह से ये इनकी डेथ हो गई, जो मिलिट्री इंजीनियर थे एक्चुअल में कार्नोट। इतना सब होने के बाद भी अभी भी स्टिल पता नहीं है लोगों को कि क्या है एक्चुअल में हीट। उसके बाद बड़ी फेमस चीज आती है कि 1830 में एक बड़ी फेमस डॉक्टर थे, साइकाट्रिस्ट थे, जिनका नाम था मेयर। तो मेयर ने बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उन्होंने किसी कॉन्फ्रेंस में जाके बताया कि देखो सर, एक सिस्टम के लिए बात करूं तो टोटल हीट ट्रांसफर इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर होगा। यानी कि उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया, उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया। लेकिन जब लोगों ने कॉन्फ्रेंस में उनसे, मेयर से पूछा कि बताओ भाई, तेरे को जस्टिफाई करो अपनी चीजों को, अपने का प्रूफ तो कुछ तरीके से, तो अपनी चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि डॉक्टर थे जनरली, उनकी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक होगी जैसा होगा। लेकिन उसी कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन बैठा हुआ था, जिसका नाम था जिसका नाम था जूल। और जूल उनकी बातों को सुन रहे थे, मेयर की बातों को। और आफ्टर 10 ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, 1830 में मेयर ने बताया था, 1840 में, किसी बुक्स में 1820, 1830 भी दिया हुआ है, तो 1840 में जाकर जूल ने बताया कि साहब देखो, जो आपका हीट है ये सिंपल एनर्जी का इंटरेक्शन है। यानी कि जो हीट है वो क्या है, एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का इंटरेक्शन ही क्या है, हीट। यानी कि तब जाकर 1840 में जाकर लोगों को जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता चला, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पता चला, तो लोगों को एक्चुअल में हीट के बारे में पता चला। यानी देखो सर, आप गए थे ढूंढने क्या, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, आप ट्राई क्या कर रहे थे, हीट को समझने के लिए, लेकिन आपको मिल क्या गया, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मिल गया, आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिल गया। आप खुद सोचो कि आज की डेट में कहीं भी आप चारों तरफ देख लो, कहीं भी देख लो, विदाउट एनर्जी कंजर्वेशन नथिंग इज पॉसिबल। यानी कि अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल नहीं पता होता, तो आप सोचो कि आपके जो कुछ भी दिख रहा है आपको यहाँ पे सब कुछ, वो भी चीजें पॉसिबल नहीं होती शायद। यानी कि इसलिए बोला जाता है कि थर्मोडायनामिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नॉट ओनली फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स और इंजीनियर्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ह्यूमन मैनकाइंड, क्योंकि इसने एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि उसके बाद जब एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि जब एनर्जी कन्वर्ट होती है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जब ये पता चला लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से, तो फिर कुछ जैसे कि फेमस बड़े साइंटिस्ट, इनका नाम था क्लासेस, उन्होंने देखा क्या कि सपोज मान लो मैं यहाँ पे टेबल पे चाय रखता हूँ सर, या कॉफी रखता हूँ, तो धीरे धीरे टेबल पे जो चाय रखी हुई है, जो कॉफी रखी हुई है, वो ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि ठंडी चाय को रखने पे, ठंडी कॉफी को रखने पे वो फिर से अपने आप गर्म हो जा रही है? तो उन्होंने सोचा कि नेचर जो है, वो नेचर एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसको समझने के लिए उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का हेल्प, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी कॉन्सेप्ट, वी कैन टेल द नेचर ऑफ द प्रोसेस, वी कैन टेल द नेचर ऑफ द प्रोसेस, वेरियस प्रोसेसेस। और वो किसने बताया, उन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत इधर उधर किया, और करने के बाद क्लासेस ने मैथमेटिकल फॉर्मुलेट करके, मैथमेटिक्स की हेल्प से उन्होंने बताया कि साहब जो आपका एंट्रोपी के बारे में उन्होंने मैथमेटिक्स के टर्म में बताया, जो ds इज इक्वल टू d by t जो बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस आल्सो। लेकिन लोगों ने पूछा कि सर बताओ ना, एक कुछ कभी कभी कहा जाता है कि ऐसा चाय अपने आप ठंडी हो जा रही है, गर्म क्यों नहीं हो रही, इसको एक्चुअल में हमें समझना, बताओ ना, समझाओ। तो जो क्लासियस थे, इसको एक्चुअल में समझाने के लिए मतलब असमर्थ थे, समझा नहीं पाए।
हाँ, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने नाइट्रोजन गैस भी लिया था, नाइट्रोजन गैस को लेने के बाद उन्होंने वन बाय वन सारा एक्सपेरिमेंट करके, यानी कि इवन वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके एक्सपेरिमेंट किए। क्यों? क्योंकि वहां पे उस टाइम पे एक बड़े फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था लुडविग बोल्ट्जमैन। लुडविग बोल्ट्जमैन ने बोला कि अगर आपको एंट्रोपी को समझना है, यानी नेचर को समझना है सर, तो आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा, और यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलती है कि जो भी गैस है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, और मॉलिक्यूल रैंडम हमेशा मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। अगर कोई पूछता था कि अच्छा, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी सर। प्रॉब्लम ये हुई थी कि लोग मतलब उस टाइम तक ये मॉलिक्यूलर वाली चीजों को मानते नहीं थे, क्योंकि ये प्रूफ हुआ नहीं था कि मॉलिक्यूल या एटम एग्जिस्ट करता है। बोल्ट्जमैन बताते थे कि देखो साहब, अगर आपको प्रेशर निकालना है, अगर मैं एक्चुअल में देखो किसी भी चीज को डिफाइन करना है, एक्चुअल में डिफाइन करना है, समझना है अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आपको माइक्रो लेवल पे माइक्रोस्कोपिक व्यू से, अप्रोच से आप समझ पाओगे अच्छे तरीके से। जैसे कि मैं बोलता हूँ प्रेशर क्या है, तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, इसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा कंटेनर है, और इस कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। किसे इसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में नहीं हो रहा है, ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर वॉल को टक्कर मार रहा है, और कंटेनर वॉल को टक्कर मारने से क्या कर रहा है, ये मॉलिक्यूल कुछ मोमेंटम इंपार्ट कर रहा है कंटेनर वॉल को, और इस मोमेंटम की वजह से ही हमारा क्या है, प्रेशर है। यानी कि जो प्रेशर है सर, क्या है प्रेशर? जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और टक्कर मार रहे हैं दीवार पे, कंटेनर वॉल पे, वही हमारा क्या है, प्रेशर है। नेक्स्ट लोगों ने बोला कि टेम्परेचर क्या है, तो अगर ऐसा डिफाइन करो टेम्परेचर, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब क्या, समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर एक्चुअल में समझना है, तो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा। और माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या बोलता है सर, कि टेम्परेचर जो है, जो भी मॉलिक्यूल्स है उस कंटेनर में, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बता रहा हूं, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही बताता है, मॉलिक्यूल्स को लेकर ही बताता है वो सारा कॉन्सेप्ट। तो उसने बताया फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम बोल सकते हैं कि जो मेरा मॉलिक्यूल है सर, वो हमेशा मूव कर रहा है ऐसे, और ये जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो यानी कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी मूव कर रही है, डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी होगी। इस काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो मेजरमेंट है, वही टेम्परेचर है। यानी किसी सब्सटेंस में टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसके जो मॉलिक्यूल है बहुत तेज मूव कर रहे हैं, उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। और किसी सब्सटेंस का, जो किसी गैस है, उसका टेम्परेचर कम है, तो उसके मॉलिक्यूल काफी स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं। यानी कि क्लासियस उसको समझा नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए एक्चुअल में एंट्रोपी का मतलब क्या है। और फिर बाद में बोल्ट्जमैन ने बोला कि देखो, आपको एंट्रोपी को समझना है, तो आपको माइक्रो लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से, मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सेप्ट करके मानना पड़ेगा। और जब उन्होंने बताया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सेप्ट करके आप समझ सकते हो, और फिर उन्होंने एक बड़ा फेमस इक्वेशन दिया कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड W। S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड W, यानी कि जो W है यहाँ पे, वो क्या है, नंबर ऑफ वेज, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी कि सर, जो एंट्रोपी है वो प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है। चाय को मैं रख रहा हूं टेबल पे, तो चाय ठंडी हो जा रही है, क्यों? क्योंकि ठंडा होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। आई बात समझ में? गर्म नहीं हो पा रही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम नहीं। और अगर चाय रख रहा हूं ठंडा चाय, तो अपने आप गर्म नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि गर्म होने की प्रोबेबिलिटी कम है, और ठंडा होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ठंडा हो रहा है। यानी कि जो नेचर है, वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोगों ने बोला कि अच्छा, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी को फॉलो कर रहा है, यानी कि अगर चाय रख रहा हूं टेबल पे, तो कुछ टाइम बाद चाय ठंडा हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कुछ, अगर मैं कॉइन को ऐसा टॉस कर रहा हूं सर, और अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, यानी मैं बोल रहा हूं कि अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरा वाला कंडीशन भी एग्जिस्ट करे। यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, पूरी नहीं है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर ठंडा होने की है, तो कभी कभी ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि गर्म भी हो जाए अपने आप। यानी कि लोगों ने बोला कि जब स्टैटिस्टिकल अप्रोच से बता रहे हो, जो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट बता रहे हो, तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? फिर बाद में जब हम अपने वीडियो डिस्कस करेंगे, जब हम एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तो मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, कि सर ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कब, उसको हम देखेंगे। और आप चाहो तो बिल्कुल यूनिवर्स को रिलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। एंट्रोपी इतनी प्यारी चीज है। यानी कि एंट्रोपी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा, और जो बोल्ट्जमैन ने इक्वेशन दिया था, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड W, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा। फिर लेकिन हुआ क्या था कि 1906 में, आई थिंक 1906 में बोल्ट्जमैन सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि बोल्ट्जमैन के कॉन्सेप्ट को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जगह ऐसा कोई चीज होती भी है। ठीक है, लेकिन एक साल पहले 1905 में आइंस्टाइन ने एक ब्राउनियन मोशन पे पेपर पब्लिश कर दिया था, जो आगे चल के प्रूफ किया था कि एटम्स मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है।
उसके एक साल बाद 1906 में हमारे बोल्ट्जमैन साहब ने सुसाइड कर लिया। लेकिन सुसाइड करने के बाद जब लोगों को पता चला, तो बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है, जब लोगों को पता चला तो उन्होंने S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एन डब्ल्यू की जगह पे S इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू रखा, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से जाना गया। और S इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू लिखने के बाद ये जो इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन उनके ग्रेवयार्ड, उनका जो कब्र है वहां पे लगाया गया। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इतना बड़ा, इस तरीके से चीजें चली थी। यानी कि अगर मैं सिंपल थर्मोडायनामिक्स की बात करूं सर, तो थर्मोडायनामिक्स में आप खुद सोचो, थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या था कि हम थर्मोडायनामिक्स आया कहां से, हमने थर्मोडायनामिक्स तो बोला ही नहीं। मैं अभी ये बोलूंगा कि जो 1712 में स्टीम इंजन बना था, जो न्यूकॉमन ने बनाया था, और हीट के बारे में जानना था, उसको लेकर 1840 तक जो मैंने हीट को जाना, वर्क को जाना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जाना, एनर्जी कंजर्वेशन को जाना, तो ये 1712 से लेकर 1840 तक, यानी कि जो 128 के ईयर की जो स्टडी है, इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। यानी इसलिए बहुत सारे बुक्स में देखोगे आप, कहा जाता है कि थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो नोन एज द डॉटर ऑफ स्टीम इंजन। थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो नोन एज द डॉटर ऑफ स्टीम इंजन। अभी मत पूछना कि सन क्यों नहीं बोला गया, ठीक है। तो यानी कि ये मुझे पता चल गया। यानी कि मुझे कोई पूछता है कि थर्मोडायनामिक्स है क्या सर, तो मैं बोलूंगा कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है कि एनर्जी ट्रांसफर, किसी सिस्टम की बात कर रहा हूं, यानी कि जो डिवाइस बनाया था ना, डिवाइस में हीट दिया, वर्क लिया, तो उस डिवाइस में, यानी उस सिस्टम के लिए बात कर रहा हूं कि एनर्जी का ट्रांसफर, और एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से सिस्टम के पैरामीटर में क्या क्या चेंज आया, उसी की स्टडी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। यानी कि थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इफेक्ट ऑफ दैट ट्रांसफर ऑन द सिस्टम पैरामीटर। यानी अगर मेरा कोई डिवाइस है, उसमें मैंने हीट दिया, वर्क लिया, आउटपुट लिया, तो क्या क्या चेंजेस सिस्टम के पैरामीटर में आए, उस पूरी स्टडी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। आया समझ में? नेक्स्ट, अगर हम बोलते हैं कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ने का एम क्या है सर हमारा, तो थर्मोडायनामिक्स के, यानी कि जो हीट से वर्क ले रहा हूं मैं, एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा हूं, वो तो 1712 में हो ही गया था, फिर आगे हम क्यों पढ़े? तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ने का मेन एम है सर, टू कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी हीट इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर। क्यों? क्योंकि 1712 में तो बन ही गया था, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए लोगों ने इतना सारा काम किया। यानी कि अल्टीमेट एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इवोल्यूशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कैसे 1712 से 1840 तक हमारा थर्मोडायनामिक्स आया, और फिर उसके बाद हम डिस्कस किया कि थर्मोडायनामिक्स क्या है और थर्मोडायनामिक्स पढ़ने का एम क्या है। अगर मैं ये सारी चीजें क्लियर किया हूं, ये सारी चीजें समझा हूं, तो आगे के पूरे वीडियो में हम आराम से समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों क्यों हुआ था। जब मैं कार्नोट के बारे में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा उस टाइम कि कार्नोट ने किस तरीके से सोचा, 28 साल की एज में क्या किया। जब मैं एंट्रोपी के बारे में बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्लासेस ने और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे नाइट्रोजन गैस को लेकर, उन्होंने और कौन कौन से मॉलिक्यूल का बारे में क्या रिसर्च किया था, और फिर बाद में उन्होंने हाथ खड़े कर लिए थे कि नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है ये। बोल्ट्जमैन ने क्या इतना प्यारा कॉन्सेप्ट दिया कि उससे सब लोग कन्विंस भी हो गए, और सारे के सारे जो चीजें अभी एंट्रोपी को समझा सकते हो, एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात करें वो समझ सकते हो विद हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन लॉ। उसके बाद हम लास्ट में जो डिस्कस करेंगे एक्सर्जी, अवेलेबिलिटी, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, कब क्यों इसका एक्सर्जी नाम पड़ा, क्यों इसका अवेलेबल एनर्जी नाम पड़ा, ये सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने हर चैप्टर के वीडियोस में। ठीक है, ओके, तो आगे के वीडियोस भी इस तरीके से देखते रहिए।